नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री करनी एकेडमी एंड एडुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं अंकित राठी, आपका इकोनॉमिक एजुकेटर, आपके साथ में आज फिर से इस सफ़र की शुरुआत करता हूं। वो सफ़र जो हमने कुछ दिन पहले ही शुरू किया है और उस सफ़र के अंदर में हमने जो बातें शुरू की थी वो बातें कहाँ से शुरू की थी? हमने मांग से बात अपनी शुरू की थी। तो अब ये बात जो है धीरे 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 बढ़ रही है। धीरे धीरे इस बात के अंदर जो विस्तार है उस विस्तार को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, उस विस्तार को मैं आप तक लेकर के आ रहा हूं। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास के अंदर में हम समझेंगे मांग के नियम के अंतर्गत कैसे जो चीजें लागू हुई और उन चीजों के लागू होने के बाद में क्या क्या परिवर्तन जो है वो अब हम करके देखेंगे। हमने बहुत सारी चीजें अभी तक मांग के नियम में समझी है, तो आज की क्लास में मैं पहले तो सबसे उनका एक क्विक रिवीजन लूंगा, उनका एक फटाफट से रिवीजन करवाऊंगा और उस रिवीजन के बाद में हम ये समझेंगे कि मांग के नियम का एप्लीकेशन, मांग के नियम को लागू करने के जो तरीके हैं वो तरीके क्या क्या हैं, ऐसी क्या क्या स्थितियां होती है जब हम इस नियम का उपयोग करते हैं, इस नियम का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर से एक बार याद दिला दूं विद्यार्थियों आपको मांग की परिभाषा। क्या याद दिला दूं मैं आपको? मांग की परिभाषा। मांग की परिभाषा हमने डिस्कस की है। हर बार मैं बहुत ज्यादा एलिबरेटिव उसको नहीं करूंगा, फटाफट से वो 5 तत्व मैं लिख देता हूं यहां पर। पहली चीज तो क्या थी? इच्छा। दूसरी चीज क्या थी? साधन। तीसरी चीज क्या थी मेरे पास में? बताइए प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से सोचिए अपने मन में। खर्च करने की तत्परता। चौथी चीज क्या थी मेरे पास में? चौथी चीज क्या थी? वो थी मेरे पास में निश्चित कीमत। और पांचवी चीज क्या थी मेरे पास में? निश्चित समय। क्या थी? निश्चित समय। ये 5 चीजें थी जिसने मांग को बनाया और मांग के अंदर में हमने इसको कहा कि जब ये पांचों चीजें हमारे किसी भी इच्छा में हो तो उस इच्छा को हम क्या नाम दे देंगे? मांग का नाम दे देंगे। और उस मांग का नाम देने के बाद में अब हमको क्या समझना है कि ये जो मांग मेरे पास में आई है, इस मांग का नियम क्या था? नियम तो सिर्फ इतना ही था, प्राइस ऑफ एक्स अगर बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और प्राइस ऑफ एक्स अगर कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये इतना ही मांग का नियम था, इतनी ही बात हमने मांग के नियम के बारे में की थी। तो इसीलिए यहाँ पे कर्व आपको दिख रहा है, ये ऊपर से नीचे की तरफ आता हुआ जो कर्व हमारे पास में है, ये कौन सा कर्व है? ये मांग कर्व है, ये मांग का कर्व है, वक्र है। चलिए एक बार फिर से आपके सामने मैं रख दूं आज मांग का जो नियम है। मांग का नियम मुझे क्या कहता है कि जब वस्तु का मूल्य क्या होता है? घट जाता है तो उसकी मांग क्या होती है? बढ़ जाती है। और जब मूल्य बढ़ जाता है तो उसकी मांग क्या होती है? कम हो जाती है। मांग धीरे धीरे घट जाती है। यही बात मैंने अभी आपको प्रीवियसली कही। तो मांग का जो नियम है वो हमें किसने दिया था? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने हमको दिया था। उसी के साथ साथ में प्रोफेसर सैमुअलसन ने एक परिभाषा दी कि यदि बाजार में किसी वस्तु की अधिक मात्रा प्रस्तुत की जाए तब अन्य बातें समान रहने पर वह कम मूल्य पर ही बेची जा सकती है। मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर में ये परिभाषा ली थी और उस परिभाषा को बहुत डिटेल के अंदर में मैंने आपको वहां पर समझाया था। यदि और कोई कंफ्यूजन हो तो इस परिभाषा को वहां पर जाकर डिटेल में एक बार फिर से आप समझ लेना, एक बार फिर से आप देख लेना। एक बार फिर मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि इस बात का मतलब क्या था। इस बात का मतलब था कि यदि किसी चीज की पूर्ति जो है, वस्तु की जो मात्रा है वो बहुत अधिक बाजार के अंदर में आ जाए तब उसकी मांग क्या होगी? उसकी मांग तभी बढ़ा पाएंगे तब वो कब क्या होगा? जब उसका प्राइस क्या किया जाए? कम किया जाए। एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ। यदि मार्केट के अंदर में हर रोज 100 केजी दूध की डिमांड है, कितने केजी दूध की डिमांड है? 100 केजी दूध की डिमांड है और आज मार्केट में 150 केजी दूध आ गया।
अगर इस दूध को मुझे बेचना है, यदि इस दूध को मुझे सेल करना है, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अन्य बातें समान रहने पर इन सभी जो चीजें हैं, इन चीजों को बेचने के लिए दूध का जो प्राइस है वो क्या करना पड़ेगा, लो करना पड़ेगा, तभी मैं इसको क्या कर पाऊंगा, सेल कर पाऊंगा। तो वही इन परिभाषाओं से हमको क्या समझ में आता है कि अन्य बातों के समान रहने पर जो मांग का नियम होता है वो क्या होता है, प्राइस बढ़ने पर मांग कम हो जाती है, और जब मूल्य कम होता है तो उसकी मांगी गई मात्रा जो है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है ना। तो यही मांग का नियम है। बहुत ही मोटी तौर पर आज मैं आपको फटाफट से जितनी बातें मैंने करी है उसका रिकॉल कराते हुए लेके चल रहा हूँ। ये रिकॉल क्यों करवा रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, ये बात को ध्यान देना, माफ कीजिएगा, बार बार ये चीजें याद क्यों दिलवाता हूं, ताकि ये चीजें माइंड में सेट हो जाए, माइंड में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, हमको बैठ के बार बार उनको याद करने की जरूरत नहीं पड़े। चलिए आगे चलते हैं। हमने इसकी मान्यताओं के बारे में भी चर्चा की थी। पहली मान्यता जो मैंने ली थी वो क्या कहा था कि उसकी आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसको किससे डिनोट किया था, वाई से। पसंद अपरिवर्तित रहनी चाहिए, टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है वो चेंज हमारे पास में नहीं होने चाहिए। ये मान्यताएं क्या है, ये वही मान्यताएं हैं जिनको मैंने कहा है अन्य बातें समान। ये जो अन्य बातें थी, ये अन्य बातें कौन है, ये मान्यताएं ही है। वो सारे घटक जो मांग को प्रभावित कर सकते हैं, जो मांग को इम्पैक्ट डाल सकते हैं, उन सभी बातों को हम क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अन्य संबंधित वस्तुओं जैसे पूरक एवं स्थानापन्न, इन दोनों के मूल्य में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। किसी नई स्थानापन्न वस्तु का उपभोक्ता को पता नहीं चलना चाहिए। वस्तु प्रतिष्ठा वाली नहीं होनी चाहिए। अब आप समझ रहे हैं ना, ये मान्यता जब मैंने यहाँ पे ली वो क्यों ली, कि प्रतिष्ठा वाली, हमने अपवाद में पढ़ा था प्रतिष्ठा वाली वस्तु के साथ में क्या होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि वस्तु प्रतिष्ठा वाली नहीं होनी चाहिए। भविष्य में वस्तु के मूल्य में ज्यादा परिवर्तन की संभावना नहीं होनी चाहिए। भविष्य के अंदर में जो वस्तु का मूल्य है वो ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। जनसंख्या का जो आकार है वो आकार कैसा रहना चाहिए, पूर्ववत रहना चाहिए, पहले के जैसा रहना चाहिए। साथ ही साथ में क्या होना चाहिए, राष्ट्रीय आय के वितरण में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसको हमने क्या नाम दिया था, पीआर का नाम दिया था। इसको हमने क्या दिया था, इसको हमने कोई नाम तो नहीं दिया था, लेकिन ये पार्ट इसी स्थानापन्न वस्तु का है, तो इसको हम किस में मान लेंगे, पीआर में ही मान लेंगे। प्रतिष्ठा वाली नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ में भविष्य के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और क्या है, जनसंख्या का जो आकार है, पॉपुलेशन का जो डेंसिटी है या पॉपुलेशन की जो स्थिति है वो स्थिति वैसी ही हमारे पास में रहनी चाहिए। और नेशनल इनकम का जो वितरण है वो वितरण में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये चीज से आगे एक घटक हमारे पास में बनता है, और वो घटक क्या बनता है प्यारे विद्यार्थियों, वो बनता है मेरे पास में मांग का फलन। क्या बनता है मेरे पास में, मांग का फलन। चलिए वापस से चलते हैं वहां पर और देखते हैं क्या बनता है मेरे पास में, वो मांग का फलन। ये जो मांग का फलन है ये क्या था मेरे पास में, dx बराबर फंक्शनल रिलेशनशिप px pr y t और e। ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब जो ये राष्ट्रीय आय है, क्या है ये हमारे पास में, ये जो राष्ट्रीय आय है और इसी के साथ साथ में क्या था, जनसंख्या है, ये कैसे प्रभावित करती है, इस बात को समझते हैं प्यारे विद्यार्थियों। आइए फटाफट से देखते हैं कि राष्ट्रीय आय, जिसको मैंने नेशनल इनकम बोला है, राष्ट्रीय आय यदि पूर्ववत रहेगी मेरे पास में तो क्या होगा, मांग जो है वो उससे प्रभावित नहीं होगी। क्योंकि यदि राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो उपभोक्ता की जो मांग है वो किन के लिए बढ़ेगी, जो लग्जरियस गुड्स है उनके लिए उनकी मांग क्या होगी, बढ़ जाएगी। जो आरामदायक वस्तुएं हैं, कैसी वस्तुएं हैं, आरामदायक वस्तुएं हैं, उन आरामदायक वस्तुओं के लिए मांग जो है वो बढ़ जाएगी। उसी के साथ साथ में क्या होगा, जो दूसरा पॉइंट मैं कहता हूं कि जो सामान्य वस्तुएं हैं उनकी मांग पर तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गिफिन गुड्स जो है वो किस में आ जाएगी, अपवाद में आ जाएगी। वैसे यदि जनसंख्या बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ेगी, और जनसंख्या कम होगी तो मांग भी कम होगी।
बहुत ही आसान बात है कि पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो क्या होगा, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी हमारे पास में तो हम क्या कर पाएंगे, हम वहां पर अधिक वस्तुओं को खपा पाएंगे, अधिक वस्तुओं का उपयोग कर पाएंगे। खपने की वजह से जो मांग है वो भी बढ़ेगी और प्राइस जो है उस पर भी ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, ना तो वो ज़्यादा बढ़ेगी ना वो ज़्यादा कम होगी। और वही मांग कम कब होगी, जब लोग कम होंगे और प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो ऑफकोर्स मेरे पास में क्या होगी, मांग कम हो जाएगी। चलिए इतनी बात समझ में आई। चलिए ये मांग के नियम की मान्यताएं समझ में आ गई। ये मान्यताएं प्यारे विद्यार्थियों याद कर लीजिएगा, अपने अंदर बिठा लीजिएगा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यदि मांग का नियम पूछा जाएगा तो इन मान्यताओं को लिखना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। चलिए हमने निर्धारित तत्वों पर बात कर ली, पी एक्स, पी आर, वाई, टी और ई के ऊपर में आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई डाउट अब मुझे नहीं लगता कि कुछ होना चाहिए। इन तत्वों को भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल के अंदर में एक्सप्लेन किया है, आप वहां पर जाकर इसको और समझ सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट बचे तो वो डाउट आप हम तक पहुंचा दीजिएगा, उसका रिजोल्यूशन हम आपको दे देंगे। चलिए अब मांग के नियम के लागू होने के कारण क्या क्या है, क्या वो कारण है, क्या वो फैक्टर्स है जिनकी वजह से जो मांग का नियम है वो क्या हुआ, लागू हुआ, मांग का नियम जो है वो अप्लाई हुआ। तो उसका पहला पॉइंट मेरे पास में क्या है, पहला सेगमेंट मेरे पास में क्या है, उपयोगिता ह्रास नियम का लागू होना, जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, या जिसे हम कहते हैं डीएमयू, है ना, ये हम समझ चुके हैं पहले प्रीवियस वीडियोस के अंदर में। तो उपयोगिता ह्रास नियम जो है वो जब लग जाता है तो उससे क्या होता है, जैसे जैसे मैं कंजम्पशन करता हूं वैसे वैसे मेरी संतुष्टि क्या होती है, बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे संतुष्टि बढ़ती जाती है मैं कम कीमत देना चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं, मैं कम कीमत देना चाहता हूं। इस वजह से मांग का नियम वहां पर क्या होता है, लागू हो जाता है। दूसरा पॉइंट मैं देखता हूं तो इसको क्या बोला मैंने, प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन का मतलब यदि मैंने एक चीज को दूसरे से क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया, चेंज कर दिया, उस कारण भी क्या होगा, मांग का नियम लागू होगा। लेट्स से कि दो वस्तुएं जो एक जैसी गुण धर्म की है, लेट्स से मैंने यहाँ पे फिर से नाम लिया टी एंड कॉफी का, तो अगर टी की प्राइस बढ़ेगी तो कॉफी की डिमांड अपने आप से बढ़ जाएगी। वाई, क्योंकि ये जो चीज है ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, मांग का नियम, एक वस्तु को बढ़ाकर प्राइस करने की वजह से दूसरी वस्तु उसके कंपैरिजन में क्या लगेगी, सस्ती लगेगी। तीसरा है आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट। इसमें हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि अगर इनकम बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी इनकम बढ़ने से मांग, क्योंकि अब हमारे पास में क्या हो गया है, अब हमारे पास में जो रियल इनकम है वो रियल इनकम बढ़ गई है। प्यारे विद्यार्थियों इस बात को समझना कैसे ऐसा होता है। देखिए मेरी इनकम थी 100 रुपए, मैंने एग्जाम्पल पहले भी लिया है, एक एग्जाम्पल यहाँ मुझे आवश्यक लग रहा है इसलिए फिर से ले रहा हूँ। मेरी इनकम कितनी थी, 100 रुपए थी। अब 100 रुपए में से मैं क्या करता था, 70 रुपए तो खर्च करता था, 30 रुपए बचा लेता था। अब जो सामान पहले 70 में आता था अब वही सामान 50 रुपए में आने लग गया है। अब मेरे पास में क्या हुआ कि ये 30 की जगह ये भी कितना हो गया, 50। लेकिन इस 50 के दो पार्ट है, एक तो 20 रुपए और एक 30 रुपए। 30 तो सेविंग वाले है, इनको छोड़ देते हैं। ये जो 20 रुपए है अब मेरे पास में खर्च करने योग्य कितना हो गया, 70 रुपए जो मेरे पास में पहले खर्च करता था उनमें से अब मेरे पास में इंक्रीज हो गया, क्योंकि ये 70 रुपए तो मेरे 50 रुपयों के बराबर हो चुके हैं। पहले जो चीज 70 में आती थी वो कितने में आती है, 50 में आती है। तो ये जो 20 रुपए मेरे पास में बच रहे हैं इनकी वजह से क्या होगा, मांग का नियम वहां पर लागू हो जाएगा। साथ ही साथ में नए क्रेताओं का प्रवेश और पुराने क्रेताओं का बहिर्गमन। जैसे जैसे मांग का नियम लगता है क्या होता है, कीमतें जब कम होगी तब नए क्रेता आएंगे और कीमतें जब ज्यादा होंगी तब क्या करेंगे, पुराने जो क्रेता है वो मार्केट से बाहर हो जाएंगे। ये क्या थी हमारे पास में, ये थी हमारे पास में मांग के नियम के लागू होने के कारण। इन नियमों के कारण, इन पॉइंट्स के कारण जो मांग का नियम है वो हमारे पास में क्या होता है, लागू हो जाता है। चलिए अगले पॉइंट पर चले फटाफट से।
अगले पॉइंट पे है हमारे पास में मांग के नियम के अपवाद। ये अपवाद मैंने बहुत डिटेल के अंदर में प्रीवियस वीडियोस में समझाए हैं, यहाँ पे बस फटाफट से इन अपवादों को देख ले। अपवाद का मतलब क्या हो गया, जहां पे मैंने क्या किया, मान्यताओं को फ्री छोड़ दिया। क्या किया, मान्यताओं को फ्री छोड़ दिया और उसके बाद में मैंने देखा कि अच्छा ये वो जगह है जहां पर मांग का जो नियम है वो लागू नहीं होता है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देना इस बात पर, यहाँ पर जो मांग का नियम है वो लागू नहीं होता है, लागू नहीं होता है। इसका कारण भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, मैं इस नियम के अपवादों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो उसमें से कुछ एक दो पॉइंट्स है जो मुझे ऐसा लगता है आज वापस ले लेने चाहिए। जैसे एक दिखावट की इच्छा है, दिखावट की इच्छा मतलब वो गुड्स जो मैं किसके लिए लूं, शो ऑफ करने के लिए लूं, अपनी चीजों को, अपने आप को और अमीर और ज्यादा डेलिकेट दर्शाने के लिए लूं, उन नियम, उन जगहों पर मांग का नियम जो है वो अप्लाई नहीं होगा। और जीवन की जो आवश्यक वस्तुएं हैं उन पर भी मांग का नियम अप्लाई नहीं होगा। नियम अप्लाई नहीं होगा का मतलब क्या है, जो नियम है हमारा px बढ़ने से dx जो है वो कम होगा और px कम होने से dx जो है वो बढ़ जाएगा। ये नियम इस फॉर्मेट में मेरे पास में लागू नहीं होता है, इस फॉर्मेट में ये नियम मेरे सामने नहीं आता है। तो इतनी बात आपको समझ में आई, जो हमने प्रीवियस बातें की थी उन सारी बातों को निचोड़ के मैंने आपके सामने एक बार रख दिया है। तो चलिए अब आज की बात शुरू करते हैं। आज के पॉइंट पे आते हैं कि मांग वक्र में अब क्या समझते हैं, खिसकाव को समझते हैं, शिफ्ट को समझते हैं। इसी के साथ साथ में मांग में कमी और मांग में संकुचन को भी आज हम समझेंगे और साथ ही साथ में मांग में वृद्धि को भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहली हम बात क्या करते हैं, मांग वक्र में खिसकाव। किसकी बात की मैंने, मांग वक्र में खिसकाव। अब समझना जरा प्यारे विद्यार्थियों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इस चीज को हम बहुत ही माइन्यूट तरीके से, बहुत ही बारीक तरीके से आज मैं आपके सामने रखता हूं। तो ये जो मांग वक्र होता है ना, वो हमारे पास में कैसे आता है, कैसे हम उसको ऑब्टेन करते हैं। चलिए साहब फटाफट से अपन देख लेते हैं कि इसको कैसे ऑब्टेन किया जाए। ये मैंने एक सिंपल सी लाइन ली, इस लाइन को लेके यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिखा प्राइस, यहाँ लिखा मैंने क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस क्या लिख लिए अपन ने, 1 2 3 4 5 और ये लिखा मैंने 5 4 3 2 1। हो रहा है, प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है या नहीं हो रही है, बताओ प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से। हो रही है, प्राइस कम होने से ऑफ कोर्स हो रही है। चलिए तो इस चीज को हमने समझा। अब इससे जो हमको मांग वक्र मिलेगा उस मांग वक्र को भी देख लेते हैं अब अपन। चलिए साहब ये वक्र बनाया मैंने, ये मैंने कौन सा एक्सिस बोला, x, ये मैंने बोला y, ये मैंने बोला o। यहाँ पे मैं क्या लूंगा, कीमत या मांग मात्रा, बताओ प्यारे विद्यार्थियों क्या लूंगा, यहाँ पर कीमत लूंगा या मांग मात्रा लूंगा। यहाँ पे मैं क्या लूंगा, मांग मात्रा। क्या लूंगा यहाँ पे, मांग मात्रा। और यहाँ मैं क्या लूंगा, कीमत। यहाँ मैं क्या लूंगा, कीमत। तो मैं y एक्सिस पे तो कीमत लूंगा और x एक्सिस पे क्या लूंगा, मांग मात्रा लूंगा। अब इसका जो कर्व मुझे बनते हुए मिलेगा, ये कर्व एक तरीके से ऐसी सीधी रेखा मुझे मिलेगी, इसको मैंने dd नाम दे दिया। इसको क्या बोला मैंने, डिमांड कर्व। चलिए यहाँ पे मार्जिन ले लेते हैं फटाफट से, 1 2 3 4 और 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 और 5। तो ये आप देख रहे हैं किस तरीके से ये मांग वक्र मैंने बनाया है, किस तरीके से सेगमेंट्स मैंने लिए हैं। एक बार फिर से आपको एक कर्व बना के बता देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन हमारे दिमाग में अब रहे ही नहीं कि क्या हटाना है, क्या करना है। हमको पता रहे कि अब हमारे पास में क्या है, मांग का जो नियम है। ये तो एक सीधी रेखा आया था प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं आपको जो कर्व बताऊंगा वो सीधी रेखा नहीं होके और ये कैसा आया, ओरिजिन की तरफ मुड़ते हुए ये कर्व मेरे सामने आया। ये किस तरफ में आया मेरे सामने, ओरिजिन के अंदर में मुड़ते हुए मेरे पास में आया। इसका कारण क्या था, ये कारण मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब कीमत कम होती है तब मांग मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। और जब मांग मात्रा कम होती है या जब प्राइस कम होती है तब कीमत क्या होती है, बढ़ जाती है।
माफ कीजिएगा, जब प्राइस कम होती है तब हमारे पास में क्या होता है, जो डिमांड है वो डिमांड वहां पर बढ़ जाती है। चलिए साहब, तो इस बात को हमने समझा, यहाँ पे मैंने प्राइस ली, यहाँ पे मैंने क्वांटिटी डिमांडेड ले लिया। ये एक्सिस पे फिक्स रहेगा, इसको चेंज नहीं करना है, इसको वहां से बदलना नहीं है। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, इस चीज को हमको चेंज नहीं करना है। प्राइस ओ एक्स एक्सिस पे लेनी है तो ओ एक्स एक्सिस पे लेनी है, और जो डिमांड है वो माफ कीजिएगा, जो प्राइस है वो ओ वाई एक्सिस पर लेनी है तो ओ वाई पे लेंगे, और जो डिमांड है वो ओ एक्स पे लेनी है तो ओ एक्स पे ही लेंगे। इनमें हम चेंजेस नहीं करेंगे, वरना जो कर्व हमको मिलेगा वो बड़ा ही अजीब तरीके का कर्व हमको मिलेगा। चलिए, यहाँ पे एक प्रश्न भी आता है मेरे दिमाग में, वो प्रश्न आपके सामने रख देता हूं कि हम एक्स एक्सिस पर किसको ले और वाई एक्सिस पर किसको ले, इसका निर्णय किस प्रकार करते हैं। इसको सर्च कीजिएगा, रिसर्च कीजिएगा इसके ऊपर में, और मुझे अपने जवाब जरूर जरूर बताइएगा कि किस तरीके से हम ये डिसाइड करते हैं कि हाँ ये चीज एक्स पे आनी चाहिए, ये चीज वाई पे आनी चाहिए। ये हमारा डिसीजन जो है वो कैसे होता है, किस प्रकार से होता है। तो ये जो मांग वक्र मेरे पास में आया है, इस मांग वक्र के अंदर में क्या होगा, चेंजेस होंगे, इस मांग वक्र में परिवर्तन मेरे पास में होंगे, और वो परिवर्तन कैसे होंगे, चलिए समझते हैं साहब उन परिवर्तनों को। देखिए जरा प्यारे विद्यार्थियों कि वो परिवर्तन किस प्रकार से मेरे सामने आते हैं। ये मैंने बनाया एक मांग वक्र, क्या बनाया मैंने, एक मांग वक्र। इस मांग वक्र में अब मैं क्या करूंगा, ये मैंने दे दिया एक्स एक्सिस का नाम, ये मैंने दे दिया वाई एक्सिस का, ये मैंने दे दिया ओ का। ये यहाँ पे मेरे पास में मेरा क्या आ जाएगा, डी डी डिमांड कर। तो मैंने यहाँ पे एक डिमांड कर क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया, जिसको नाम क्या दिया मैंने, डी, और डी माने एक डिमांड कर मैंने यहाँ पे क्या किया है, ड्रॉ किया है। अब यहाँ पे ये जो अलग अलग प्राइजेस मेरे पास में थी, उस पर मैं अलग अलग क्वांटिटीज जो है वो क्या कर रहा था, परचेज कर रहा था। क्या कर रहा था, परचेज कर रहा था। तो क्वांटिटी देखो जरा, यहाँ पे क्वांटिटी यहाँ पे 10 मानो, 20 मानो, 30 मानी, प्राइस यहाँ पे 1 2 3 है ना। तो क्या हुआ यहाँ पे, जहां 3 रुपए प्राइस है तब डिमांड कितनी है, 10 रुपए की ही डिमांड है, 10 क्वांटिटीज की ही डिमांड है। तो ये डिमांड जो मेरे पास में आ रही है, ये क्या है, यही मांग का जो नियम है उसका एप्लीकेशन है। लेकिन हम जो चीज समझने वाले वो ये नहीं है विद्यार्थियों, हम जो चीज समझेंगे वो ये है कि माना कि ये मांग वक्र है, अब ये मांग वक्र यहां से बिना हिले मुझे क्या करना है, आगे राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है। क्या करना है, राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है, उसको राइट हैंड साइड में लेके जाना है। अब ये प्रश्न मेरे सामने आता है कि मैं इसको राइट हैंड साइड में लेकर के कैसे जाऊं, क्या क्या वो सेगमेंट्स होंगे जिनके द्वारा मैं इसको कहां लेकर के जाऊं, मैं इसको राइट हैंड साइड में लेकर के जाऊं, मैं इसको सीधे हाथ की तरफ में मूव कर जाऊं। ये कैसे होगा, किस प्रकार होगा, इसको अब आप समझिए, इसको आप जानिए। तो क्या हुआ यहाँ पे देखो जरा, ये मेरी प्राइस थी, प्राइस पहले 10 रुपए, अभी भी प्राइस कितनी है, 10 रुपए है। लेकिन मेरी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पर क्या हो गई है, चेंज हो गई है, बदल गई है। ये मैंने जो डी डी डिमांड वक्र लिया था वैसे ही मैंने यहाँ पे ले लिया D1 ये क्या हुआ, यहाँ पर प्राइस में तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर में लेट से ये मैंने लिया था 10, ये मैंने लिया था 20, तो डिमांड के अंदर में डबल से ज्यादा चेंजेस हो गए हैं। इसके कारण क्या क्या है, इसके रीजंस क्या क्या है, वो रीजन समझना भी हमारे लिए क्या है, बहुत जरूरी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, वो रीजंस क्या क्या है जिनकी वजह से ऐसा हमारे साथ में होता है। तो आप देखो, आपने जो मान्यताएं पढ़ी थी ना, उन मान्यताओं में ही ये रीजंस क्या है, छुपे हुए हैं। उन मान्यताओं में ही ये कारण जो है वो गूंथे हुए हैं, वो कारण वहीं से हमारे पास में आते हैं। उसी कारणों से हम इस मांग वक्र को शिफ्ट होते हुए देखते हैं, इस मांग वक्र को एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए देखते हैं। अब देखिए, ये तो कैसा था, राइटवर्ड शिफ्ट, एक मेरे पास में क्या हो सकता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी हो सकता है। कैसा शिफ्ट हो सकता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ये आया मेरे पास में कैसा शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। क्या आया,
लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ये आया मेरे पास में D3 और ये आया मेरे पास में D3। ये जो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ है, इस लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने के भी अपने क्या है कारण है कि माने प्राइस तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी लोगों की जो डिमांड है वो डिमांड क्या हो गई हमारे पास में कम हो गई। वो डिमांड जो है वो हमारे पास में कमी वहां पर उसकी आने लग गई। तो ये कारण है ये कुछ ऐसे रीजंस है जिनकी वजह से जो मांग वक्र है वो क्या होता है, प्रभावित होता है, इम्पैक्टेड होता है, इम्पैक्टफुल होता है। इसके अलावा हम कुछ और चीजों की भी चर्चा करेंगे जिसके अंदर में हम कहेंगे कि एक तो मांग वक्र में हमने क्या किया कि शिफ्ट किया, भाई एक जगह से दूसरी जगह उसको भेज दिया, लेकिन इसने से ही काम पूरा हो जाएगा ये जरूरी नहीं है। हमें नहीं भूलना है क्या, रैंक को रिलेशन, क्या नहीं भूलना है, रैंक को रिलेशन। ये रैंक को रिलेशन क्या है उसको समझते हैं। एग्जाम में कई बार हमारे पास में प्रश्न आते होंगे ना कि ये मदर है, ये फादर है, ये डॉटर है, इसका इससे ऐसा संबंध है, इसका इससे ऐसा संबंध है। तो ये जो बालक है इसका जो आउटपुट है वो क्या होगा, ये कैसे इसको डिफाइन करेगा। तो ये जो रैंक है, इस रैंक की जो कैटेगराइजेशन है वो हमने यहाँ पर अब करना शुरू किया था, वो हमने यहाँ पर अब देखना शुरू किया था। तो जब इनिशियल फेज की बात करते हैं तब ऐसे बहुत सारे उतार चढ़ाव मेरे पास में आते हैं, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाता हूँ वैसे वैसे ये चीजें क्या होती जाती है, कम होती जाती है। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है पूर्ति के नियम के कारण। किसके कारण होता है, पूर्ति के नियम के कारण। तो ये पूर्ति का नियम जो है वो इस बात को बहुत ज्यादा क्या करता है, इम्पैक्टेड करता है, बहुत ज्यादा जो है वो इसको प्रभावित करता है। चलिए साहब आगे अगले वाले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट मेरे पास में क्या कहता है कि इसमें क्या हो जाए, इसमें संकुचन हो जाए या इसमें क्या हो जाए, विस्तार हो जाए। क्या हो जाए, विस्तार हो जाए। अभी संकुचन और विस्तार को समझते हैं। संकुचन का मतलब क्या और विस्तार का मतलब क्या। तो संकुचन का मतलब क्या हो गया, एक डिमांड कर्व है, ठीक है, ये यहां तक आ रहा है, ये कहां तक आ रहा है, यहां तक, माने एक्सिस से भी क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। इस केस के अंदर में मैंने क्या किया, ये मैंने ओपन किया डिमांड, उसके साथ साथ में मैंने क्या किया, यहाँ पे मांग वक्र बनाया। और इस मांग वक्र को बनाने के बाद में यदि यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट आता है जो मुझे डिस्टर्ब कर सकता हो, मेरी मशीनरी को डिस्टर्ब कर सकता हो या मेरी अन्य किसी वस्तु को डिस्टर्ब कर सकता हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं उस चीज को, मैं उस बात को वहां से हटाने की कोशिश करूंगा। और यही चीज चाय कॉफी के साथ में होती है और इसीलिए वो ठंडी होने पर हमको पसंद नहीं आती है। उसका रीजन इतना ही है कि वहां पे हम किसको देख पाते हैं, संकुचन को देख पाते हैं। तो अगर पेट में कुछ खाना नहीं डालोगे तो पेट में क्या होगी, संकुचन होगी, कुछ गुड़गुड़ होगी, पेट कम हो जाएगा। वैसे ही जब खाना डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे तो पेट का अच्छा खासा क्या हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा, हमारा पेट अच्छे से फूल जाएगा। तो ये बात समझ में आ रही है। हमने यहाँ पे फिर से मैं याद दिला दूं, यहाँ पे P लिया, यहाँ पे QD लिया और इस तरीके से ये बात जो है वो आगे बढ़ती है हमारे पास में। तो हमने दोनों चीजें देखी, आज इनको मोटा मोटी देखेंगे, कल इनको डिटेल में समझेंगे कि ये जो परपेंडिकुलर हाइपरबोला है या ये कर्व जो है वो जो नीचे आता है, उस कर्व के नीचे आने के क्या कारण है, और साथ ही साथ में ये संकुचन और विस्तार की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को भी बहुत अच्छे से, बहुत मन लगाकर, बहुत गहनता के साथ में हम इनका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इतनी बात क्लियर हुई आप लोगों को, आई होप कि इतनी बात तो समझ में आई ही होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे कि मांग का नियम जो है वो अप्लाई हो गया। मांग के नियम की ये चीजें थी जो अजम्पशंस में डालनी है, ये चीजें थी जो हमारे पास में उसके बाद में आई। अब बचा क्या, अब मेरे पास में बचा है कि किस तरीके से मांग के नियम का उल्लंघन किया गया। क्या किया गया, मांग के नियम का उल्लंघन किया गया। ये जो नियम का उल्लंघन हमने किया, ये नियम का उल्लंघन हमने क्यों किया, क्योंकि हमने उन बातों को ध्यान से नहीं समझा, ध्यान से नहीं देखा, और इसी कारण से यहाँ मांग के नियम का उल्लंघन हुआ। और ये उल्लंघन होने के कारण सिर्फ इतने ही है कि हमारे पास में क्या थे, वो जो अपवाद थे या जो वो मान्यताएं थी, वो मान्यताएं क्या हो गई है, मेरे पास में चेंज हो गई है। क्या हो गई है, चेंज। एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, वो मान्यताएं हमारे पास में क्या थी, उनको एक बार फिर से हम देख लेते हैं। ये थी हमारे पास में मांग के नियम की मान्यताएं। इन मान्यताओं की वजह से ही जो मांग के नियम में संकुचन होता है या मांग का नियम जो
चेंज होता है, वो चेंज होने का जो कारण है वो कारण यही है हमारे पास में। वो कारण जो है, वो रीजन जो है वो यही है कि इन मान्यताओं में जब हम चेंज करते हैं तब मांग के अंदर में संकुचन होता है, कभी बढ़ता है। तो अब इसी बात को और अच्छे से समझते हैं। ये जो संकुचन की मैं बात कर रहा था, है ना, ये जो मांग वक्र में मैं इसका या संकुचन की बात कर रहा था, विस्तार की बात कर रहा था, इसका मतलब क्या हुआ? मांग वक्र, मांग का जो, इसको मैं एक बार साफ करके यहाँ पे वापस से आपको ये चीज समझा देता हूँ कि ये संकुचन और विस्तार की जो मैंने बात की थी वो उसका मतलब क्या हुआ। देखिए, ये सेम कर्व है मेरे पास में, क्या है? सेम कर्व है। ये मैंने यहाँ बनाया डी डिमांड कर्व। अब इस कर्व के ऊपर में, है ना, ये मैंने लिया यहाँ पे। अब ये यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या हुआ? बढ़ा। क्या हुआ? बढ़ा। अब ये जो ऊपर की तरफ कर्व बढ़ा, ये क्या हुआ? मांग वक्र में विस्तार हुआ। इसको मैंने क्या नाम दिया? विस्तार। और साथ ही साथ में क्या हुआ? एक चीज और हुई हमारे पास में, एक चीज और हुई हमारे पास में। यहाँ पे हम क्या कहेंगे? अब मांग वक्र में हमको क्या देखना है? हमको देखना है संकुचन। माने अगर ये कर्व पहले तो इतना था, अब ये जो इतना चीज मेरे पास में है, ये यहाँ से, जिसको मैंने वाइट कर दिया है, ये यहाँ से क्या हो गई है? गायब हो गई है। ये यहाँ से हट गई है। ये क्या हुआ? मांग वक्र के अंदर में संकुचन हो गया। माने पहले तो इतना था कर्व, अब इतना ही रह गया। सेम कर्व के ऊपर में हुआ। क्या हुआ? सेम कर्व के ऊपर में मेरे पास में हुआ। या तो संकुचन कह दो या विस्तार कह दो। तो विस्तार कब होगा? जब ये ऊपर की तरफ जाएगा। संकुचन कब होगा? जब ये नीचे की तरफ जाएगा। सेम कर्व के ऊपर में, है ना। अब इसी के अलावा मैंने जो शिफ्ट की बात की थी, है ना, क्या कहा था मैंने? कर्व के शिफ्ट होने का मतलब, तो कर्व के शिफ्ट होने का मतलब क्या होगा? मेरे पास में नया कर्व ड्रॉ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नया कर्व ड्रॉ हो जाएगा। ये मांग कर्व के अंदर में मेरे पास में शिफ्ट हो गया, है ना। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, माने आगे भी हो सकता है और पीछे भी हो सकता है। ये मेरे पास में क्या हो गया? पीछे भी हो सकता है। तो इनके होने के रीजंस जो है, वो रीजंस के ऊपर में हम बात करेंगे। वो रीजंस को हम देखेंगे कि ऐसा होने के रीजंस क्या क्या है। तो ये रीजंस होने के जो कारण है, वो कारण मैं आपको बताता हूं। वो कारण में पहला जो मुख्य कारण मेरे पास में आता है, वो आता है स्थानापन्न और पूरक वस्तुएं। क्या आता है? स्थानापन्न और पूरक वस्तुएं। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा। देखो विद्यार्थियों, ये बात समझो कि जब हमने एक नियम की व्याख्या की, हमने क्या की? नियम की व्याख्या की। तब हमने क्या कहा कि हमने एक मान्यता बनाई है, हमने एक मान्यताओं के ऊपर में बात की है। अब ये मान्यताओं को तोड़ना पड़ेगा। आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए, क्या होगा अगर ये मान्यता नहीं रहे? तो ये प्रश्न आपके मन में होना चाहिए था कि क्या होगा अगर स्थानापन्न वस्तुओं के भाव चेंज हो जाए और मैं कीमत और मांग के प्रभाव का अध्ययन करना चाहूं। तो ये जो क्या होगा वाला जब प्रश्न मेरे सामने आएगा, जब क्या होगा वाली चीज मेरे सामने आएगी, तभी मैं क्या कर पाऊंगा? तभी मैं इनके प्रभावों का अध्ययन कर पाऊंगा, तभी मैं इनके प्रभावों को देख पाऊंगा, है ना। तो ये नियम की व्याख्या जब हम करते हैं, उस नियम की व्याख्या करते वक्त हमको ये देखना पड़ेगा कि जो जो मान्यताएं मैंने मानी, वो मान्यताएं क्या हो गई? थ्योरी के हिसाब से ठीक हो गई, माने बुक में पढ़ने के लिए ठीक हो गई। लेकिन यदि मैं उनका क्या करूं? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखूं। यदि मैं उनका क्या करूं? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखूं। तो वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है, वो देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उन मान्यताओं को तोड़ना पड़ेगा। तोड़ना पड़ेगा का मतलब मैं ये कहूं कि यदि एक भी मान्यता, देखो ये जो मान्यताएं थी मेरे पास में, है ना, एक मिनट मैं आपको वापस से वहां लेके चलता हूं। ये जो मान्यताएं थी मेरे पास में, इन मान्यताओं के अंदर में अगर सारी मान्यताएं लागू नहीं हो तो क्या होगा? ये जो मान्यताएं थी ना, अगर ये सारी मान्यताएं जो है वो लागू नहीं हो तो क्या होगा? उस वक्त मांग का नियम जो वो कैसे एक्ट करता है, वो किस तरीके से हमारे सामने आएगा, किस तरीके से हमारे सामने उसको प्रेजेंट हम करेंगे, वो हमको समझना बहुत क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मान्यताएं हैं, तो ये जो मैंने अभी बात की ना संकुचन विस्तार की या शिफ्ट होने के बाद जो मैंने कर्व की उस शिफ्ट या संकुचन विस्तार या मांग के वक्र में जो
खिसकाव की जो बात है उस बात में तो इतनी ही हमारे पास में समराइज वे के अंदर में चीज है कि जब मेरे उपभोक्ता की जो आय है अगर वो इंक्रीज होगी तो क्या होगा, जो मांग वक्र है वो क्या करेगा, वो पॉजिटिव तरीके से शिफ्ट कर जाएगा, वो पॉजिटिव तरीके से मुझे मिल जाएगा। वैसे ही यदि पसंद जो है वो चेंज हो जाती है तो क्या होगा, तो जो नई वस्तु है जो एग्जिस्टिंग में यूज कर रहा हूं उसके लिए तो नेगेटिव हो जाएगा, जो नई वस्तु है उसके लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगले वीडियो में अपन ये समझेंगे, अपन इस बात को बहुत ही गहनता पूर्वक देखेंगे कि किस तरीके से ये जो सारी चीजें हैं, ये जो सारे पॉइंट्स हैं मेरे पास में, कौन कौन से पॉइंट्स हैं मेरे पास में, कि ये जो मांग वक्र में मैंने खिसकाव की बात की है, ये किन किन कारणों से खिसकाव जो है वो मेरे पास में पूर्ण रूप से सामने आता है। उसी के साथ साथ में क्या होता है, ये जो कमी होती है, ये संकुचन जो होता है, ये जो शिफ्ट होगा या ये चीजें हमारे सामने जब आएगी, ये कारण क्या है, ये किन कारणों से, कारण मैंने आपको आज प्यारे विद्यार्थियों बताए भी हैं, लेकिन यदि उन कारणों से हम आगे चले, उन कारणों कर आगे हम यदि पहुंचे तो इतनी ही बात हमारे सामने आएगी कि ये जो कारण है, इन कारणों का यदि एप्लीकेशन हम कर देंगे तो ही हम इस मांग वक्र को वहां पर समझ पाएंगे। आज के लिए बस मैं इतनी ही बात आपके सामने रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे वीडियो को अच्छे से और पेशेंसली समझने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।